अस्सलामुअलैकुम। पाकीज़ा इश्क बाय हुरैन फ़ातिमा। किस्त नंबर 14। अरवीश के दिमाग में तो अभी तक उस पार्लर वाली की बात ही घूम रही थी। माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। राइड की बात पर अरहम और आबरू ने उसे घूरा, जबकि राइड ने अपनी बात जारी रखी। यार, परी के मेल को क्या कहते होंगे? छछूंदर कहते हैं, जैसे कि तू है। अरहम और आबरू एक ज़बान होकर बोले। अरहम की नज़रें बार बार अरवीश की तरफ जा रही थी, जबकि अरवीश की नज़रें नीचे की नीचे ही टिकी हुई थी। अरवीश ने अपनी नज़रें उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। सारे रास्ते अरहम की नज़रें अरवीश का ही तवाफ़ कर रही थी। अजब तकाज़े हैं चाहतों के, बड़ी कठिन हैं ये मुसाफ़तें। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ, उसी को मुझसे शिकायतें हैं। शिकायतें सब बजा हैं, लेकिन मैं कैसे उसको यकीन दिलाऊं जो मुझको जान से अजीज़ तर है। उसे भुलाऊं तो मर ना जाऊं। मैं खामोशी की इंतहा में कहाँ कहाँ से गुज़र गया हूँ, उसे ख़बर भी नहीं है शायद। मैं धीरे धीरे बिखर गया हूँ। अरहम की इस हरकत को राइड ने बखूबी नोट किया था। क्या हो गया है अरहम? यार, गाड़ी आगे देख कर चला। तेरी ही बीवी है, जितना मर्जी निहारना, घर जाकर निहार लेना। अपनी चोरी पकड़े जाने पर अरहम सटपटा गया। यार, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी जैसी भी बात हो, लेकिन मेरा 70 हूरों का प्रोग्राम नहीं है। मुझे दुनिया में ही एक हूर चाहिए। अरहम ने नासमझी से राइड की तरफ देखा। मेरा मतलब है कि जो कमवारा मर जाता है उसे 70 हूरें मिलती हैं। तेरी तो हो गई है शादी, लेकिन मेरी नहीं हुई। यार आबरू, मुझे यूं बगैर चादर के अजीब लग रहा है। अरवीश ने आबरू को अपनी परेशानी बताई। अरवीश की बात पर आबरू का सर पीटने को दिल किया। तुम्हारे सर पर क्या सींग उग गए हैं जो तुम्हें अजीब लग रहा है? आबरू को अरवीश की बात पर गुस्सा आया। यार अरहम, कुछ सुना ही दे। ऐसे तो टाइम ही पास नहीं हो रहा, और मुझे इस बोर चुड़ैल के पास बिठा दिया है। चल हो जाए शुरू। अपनी बेसुरी आवाज़ में अरहम ने राइड को घूरा। अरहम भाई, प्लीज़ सुनाए ना कुछ। अरहम ने एक नज़र अरवीश को देखा और गज़ल सुनानी शुरू की। तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो। क्यों, गज़लें भी तो सुनती हो। क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो। लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। मैं तो जीना चाहता हूँ तुम में, तुम मुझ पे क्यों मरती हो। आदम और सुधर जाए, तुम भी हद करती हो। किसने जीनस कर दी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। अरहम ने मुकम्मल गज़ल अरवीश की तरफ देखते हुए पढ़ी, जबकि राइड अरहम की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वाह अरहम भाई, कितनी अच्छी गज़ल है। सोहबत का असर है। मेरी सोहबत में रह रह कर ही अरहम अच्छा शायर बना है, वरना इसकी आवाज़ सुनकर तो मुर्दे भी अपनी कब्रें छोड़कर भाग जाएं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे शायरों के उस्ताद हो। आबरू जल्दी से बोल पड़ी। उस्ताद ही समझ लो। हाँ, वैसे तुम उस्ताद ही हो, शायरी के नहीं बल्कि बंदरों के उस्ताद। इससे पहले कि राइड अपनी ज़बान के जौहर दिखाता, इतनी देर में कार घर के आगे आकर रुक गई। अरवीश बाहर जाने लगी तो अरहम जल्दी से बोल पड़ा। आप प्लीज़ खाने का अरेंजमेंट देख लीजिएगा, हम दोनों दीदा को पिक करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। अरवीश ओके कहती हुई अंदर चली गई, जबकि अरहम की नज़रों ने दूर तक अरवीश का ताक़ुब किया। राइड ने आबरू को अरहम की तरफ देखने का इशारा किया। अरहम की नज़रों के ताक़ुब में देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। अरहम भाई, अरवीश चली गई। अरहम थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आबरू भी कार से निकलकर अंदर चली गई। यार राइड, दीदा को अरवीश अच्छी तो लगेंगी ना। यार, मेरी बहन है ही इतनी प्यारी और मासूम कि वो किसी को भी अच्छी लगने लगेगी। राइड का इशारा अरहम की तरफ था। यार बकवास बंद कर। अगर दीदा को पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो
चुप हो जा, कुछ नहीं होता। जब हम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? तेरे जिन भूत जाकर बताएंगे क्या? यार मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरी उस चुड़ैल बहन का कोई भरोसा नहीं है। नहीं यार, वो भी नहीं बताएगी। ऐसे ही बातों बातों में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां सामने ही एक औरत जिसके साथ दो 18 साल के बच्चे खड़े थे, वो लोग जल्दी से उनके पास गए और हम जल्दी से अपनी दीदा के गले लगा। राइड ने भी आगे बढ़कर दीदा से प्यार लिया। फिर अरहम अपने भांजा भांजी से मिला। चलें दीदा घर, लेकिन दीदा चुपचाप जाकर कार में बैठ गईं। बच्चों ने भी अरहम से कोई बात नहीं की, जिसका मतलब साफ था वो लोग अरहम से नाराज़ थे। राइड को अरहम की शक्ल देखकर हंसी तो बहुत आई, लेकिन जब्त कर गया। अरहम भी जल्दी से आकर कार में बैठा और कार घर की तरफ रवाना हो गई। सारे रास्ते कार में हनूज खामोशी छाई रही। हॉर्न की आवाज़ आते ही अरवीश और आबरू को पता चल गया कि दीदा आ गई हैं। अरवीश दीदा को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगी। अरवीश और आबरू ने सामने देखा तो एक औरत हिजाब लिए खड़ी थी और साथ एक लड़का जीन्स शर्ट में मलबूस लड़की खड़ी थी, जो कि देखने से ही हम उम्र लग रहे थे। कोई शक नहीं था कि बच्चे भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत थे। अरवीश और आबरू ने आगे बढ़कर दीदा से सलाम किया। दीदा, ये हैं अरवीश और ये हैं उनकी दोस्त आबरू। अरहम ने उन दोनों का दीदा से तारुफ करवाया। दीदा ने आगे बढ़कर अरवीश को गले लगा लिया और फिर आबरू से मिली। इशल और आशिर भी बारी बारी अपनी नई मामी के गले लगे। इतनी छोटी सी और प्यारी सी मामी, आशिर ने चहकते हुए कहा। मेरे अरहम की पसंद ऐसी ही हो सकती है, इतनी प्यारी। दीदा को अरवीश की मासूमियत बहुत पसंद आई थी। वो अरवीश के चेहरे पर नमाज़ों का नूर पहले ही देख चुकी थी। मामी, आप तो इतनी छोटी सी हैं, हम आपको आप ही बोलेंगे। आशिर एक बार फिर बोल पड़ा। अच्छा बच्चों, हम मामू और ये आपी, आप लोग तो बड़े बड़े लगते हैं ना। अगर हमने उन्हें मामी कहा तो किसी ने भी यकीन नहीं करना। अब की बार इशल बोली। अरवीश अपनी इस छोटी सी नई फैमिली को देख रही थी। आप लोग आएँ, खाना रेडी है, पहले खाना खा लें। आप लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, भूख लग रही होगी। अरवीश के कहने पर सब लोग हाँ में सर हिलाकर फ्रेश होने चले गए और कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। खाना खाने के बाद दीदा ने बात करने के लिए तमहीद बांधी। अरहम, तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज़ थी, लेकिन अरवीश की वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। मामू, आपने तो हमें शादी पर भी नहीं बुलाया। इशल नाराज़गी से बोली। यार, इतनी प्यारी तो मामी हैं, मामू से उन्हें देखकर वेट ही नहीं हुआ होगा और इसीलिए जल्दी से शादी कर ली। दोनों बच्चे मुसलसल अरहम को छेड़ रहे थे, जिससे उनकी दोस्ती नुमायाँ नज़र आ रही थी। दीदा, कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए अचानक शादी करनी पड़ी। आई एम सॉरी दीदा। मामू, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको, हम यहाँ मामी से मिलने आए हैं और इनसे मिलकर चले जाएंगे। मामी, क्या आप हमारी फ्रेंड बनेंगी? जी बिल्कुल, वैसे भी मेरी सिर्फ़ एक दोस्त है, अब आप दोनों की वजह से 3 दोस्त हो जाएंगे। अगर अरवीश आप लोगों की फ्रेंड है तो फिर मैं भी हुई, क्योंकि मैं भी तो अरवीश की फ्रेंड हूँ ना, और होने वाली मामी भी। राइड मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। दोनों बच्चों ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से आकर अरवीश और आबरू के गले लग गए। आपी, आपको कुछ और चाहिए? अरवीश, अगर मैं अरहम की दीदा हूँ तो मैं तुम्हारी भी दीदा हुई। तुम भी आज के बाद मुझे दीदा कहना, ओके दीदा। खाने के बाद सब लोग लाउंज में बैठ गए। वो लोग सब के लिए गिफ्ट्स लाए थे और अब उन्हें दे रहे थे। दीदा उठी और अरवीश के पास आईं। दीदा ने अरवीश को सोने के कंगन दिए। दीदा, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। हाँ, ये एक्सपेंसिव तो बहुत हैं, क्योंकि ये हमारी मामा के कंगन हैं, जो कि अब तुम्हारे हैं। अरवीश ने अरहम की तरफ देखा। अरहम भी अरवीश को ही देख रहा था। अरहम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अरवीश ने अपने हाथ आगे कर लिए। मैं तुम्हें ये कंगन खुद पहनाऊंगी।
دیدا نے دونوں کنگن ارویش کو پہنا دیے۔ ارویش کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ تم بہت پیاری ہو، میرے ارحم کے لیے تم جیسی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ دیدا نے ارویش کے ماتھے پر پیار کیا۔ ارویش کو اتنے سالوں بعد بہن کا پیار ملا تھا، وہ تو اتنی محبت سے ہی کھل اٹھی تھی۔ ارویش نے ہمیشہ ہی ماں اور بہن کے پیار کی کمی محسوس کی تھی۔ چلو بچوں چلو، بہت لیٹ ہو گیا ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ سب اپنے اپنے روم کی طرف چل دیے۔ ارویش آبرو کے روم کی طرف چل دی۔ ارویش تم وہاں کہاں جا رہی ہو؟ ارحم کا کمرہ تو اوپر ہے۔ ارحم جلدی میں ارویش کو یہ بتانا ہی بھول گیا تھا کہ اسے اس کے روم میں رہنا ہے۔ آبرو اور رائد اپنی جگہ کھڑے مسکرانے لگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، جب تک دیدا یہاں ہیں انہیں ایک ساتھ ایک ہی روم میں رہنا پڑے گا۔ رائد جلدی سے بول پڑا، دیدا ارویش بھول گئی ہوگی، ارویش جاؤ ارحم کے روم میں۔ ارویش اپنی جگہ پریشان سی کھڑی ارحم کو دیکھنے لگ گئی۔ چلیں ارویش۔ ارحم ارویش کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ارحم کا روم اس کی طرح سادہ مگر خوبصورت تھا۔ سوری، لیکن اب آپ کو یہیں رہنا ہوگا، میں آپ کو بتانا بھول گیا، لیکن میرا سامان تو آبرو کے کمرے میں ہے، سامان بھی آ جائے گا۔ یہ کہہ کر ارحم فریش ہونے چلا گیا۔ ارویش کے لیے اس ڈریس میں سونا مشکل تھا۔ رائد گھر جا رہا تھا جب آبرو نے اس کا راستہ روکا۔ وہ تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک نہیں 100 باتیں کرو، زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارویش اور ارحم بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ رائد نے منہ بسوڑتے کہا۔ اسے لگا تھا وہ اس کے اور اپنے بارے میں بات کرے گی۔ مجھے لگتا ہے ارحم بھائی اور ارویش کو قریب لانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ رائد نے بھی آبرو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ جیسے ارحم ارویش کو دیکھ رہا تھا، ارحم کی آنکھوں میں ارویش کو دیکھ کر جو چمک تھی وہ کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ باقی ہم دونوں تو ہیں ہی، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور اب تو دیدا بھی آ گئی ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں آج تو ارویش بیوی کے حق سے ارحم کے کمرے میں گئی ہے۔ مجھے امید ہے جلد ہی دونوں ایک دوسرے کے دل میں بھی جگہ بنا لیں گے۔ بالکل، اب بس جلد ہی دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، آمین۔ اوکے بائے، اب میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ آپ کل بھی آئیں گے؟ آپ کو کوئی کام کاج نہیں ہے؟ جانے من، اب تو میرے سارے کام یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم ہوتے ہیں۔ آبرو تو بس رائد کی آنکھوں میں ہی کھو گئی۔ رائد نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور وہاں سے چلا گیا۔ آبرو سوچنے لگی، یہ مجھے ہوا کیا تھا؟ میں اس کی آنکھوں میں کیوں کھو گئی تھی؟ پھر جلدی سے اپنے سر پر ایک چپٹ لگائی۔ لگتا ہے آبرو تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی جہاں ارویش پہلے سے ہی اپنا سامان لینے آئی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنا سامان لینے آئی تھی۔ اوہ، تو اب تم وہاں رہو گی؟ ارویش تھوڑی اپسیٹ تھی، اس لیے اگنور کر گئی۔ آبرو ارویش کے پاس گئی۔ کیا ہوا؟ اپسیٹ کیوں ہو؟ یار، میں ارحم کے ساتھ ایک روم میں عجیب لگ رہا ہے۔ کیا مطلب ارویش عجیب لگ رہا ہے؟ ارحم بھائی تو تمہارے محرم ہیں، تمہارے شوہر ہیں۔ یار، تم اس شادی کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو، میں جانتی ہوں، لیکن تمہارا اور ارحم بھائی کا نکاح ہوا ہے، پھر اس میں غلط کیا ہے؟ ارویش، ارحم بھائی بہت اچھے ہیں، پلیز ٹرسٹ ہم، کچھ نہیں ہوگا۔ یار، ویسے ارحم کی فیملی کتنی اچھی ہے، کتنی سویٹ، لونگ اور کیئرنگ بھی ہے۔ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، اور میں ان سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ مجھے ان سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ارویش، ارحم بھائی نے ایسا کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور تمہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تمہیں اتنی پیاری فیملی جو دی ہے، جاری ہے۔